नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे जीके जीएस के कुछ अति महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ में आप अपने आप को जज भी कर सकते हैं कि आप कितने जानते हैं या आने वाले एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप लोगों को इनमें से किसी का उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि रोज इसी वक्त जो है आपके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करें ताकि आप डेली इसका रिवीजन कर पाएं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर कि भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। आपको बताना है, यानी इंडियन प्रेसिडेंट से संबंधित है कौन सा आर्टिकल। तो सही उत्तर है कि आर्टिकल 52 हमारे भारतीय संविधान में जो है वो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। सिर्फ आर्टिकल 52 ही नहीं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक जो है ये पूरा ही भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। चलिए डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। तो इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये होता कौन है। ये देश का प्रथम नागरिक होता है। ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, यानी जल सेना, थल सेना, वायुसेना तीनों का प्रमुख होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि देश का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वास्तविक प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होता है, जबकि संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। यह देश का कार्यपालिका प्रमुख भी होता है। बात करते हैं हमारे वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के बारे में। यह भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच में भारतीय राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है साधारणतः कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति का। इसका चुनाव कैसे होता है? इसका चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। इनकी सैलरी जो होती है 5 लाख रुपए होती है। इनको शपथ ग्रहण जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा करवाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिन्हें 1962 यानी 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ के रूप में किसी नियुक्ति दी गई है। तो हाल ही में आयुष्मान भारत के नए सीईओ के रूप में नियुक्ति दी गई है RS शर्मा जी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते हैं इस नियुक्ति के बारे में। तो इनकी नियुक्ति की किसने? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इनकी नियुक्ति की है RS शर्मा जी को। ये नए सीईओ होंगे। किसके नए सीईओ होंगे? आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ होंगे। ये किनकी जगह लेंगे? ये इंदु भूषण की जगह लेंगे, जो 2018 से अभी तक जो है इस पद पर बने हुए थे। उनकी जगह लेंगे कौन? RS शर्मा जी। आपको बता दूं कि RS शर्मा जी इससे पहले भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और 1 फरवरी 2021 से ये कमान संभालेंगे, यानी सीईओ होंगे आयुष्मान भारत योजना की। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना की। तो आयुष्मान भारत योजना, जिसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। ध्यान रखिए। इसकी शुरुआत के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2018 से और इसकी शुरुआत जो है झारखंड की राजधानी रांची से की गई थी। ध्यान रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हिस्ट्री से कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रखिए, हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त साम्राज्य से थे और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। कल एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वंश को भारत में के संस्कृति में जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को जो है भारतीय जो युग है उसमें स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बता दूं कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसके अलावा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसके अलावा चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में चीनी यात्री फाहियान जो है वो भारत आया था। इसके अलावा कालिदास जो थे किसके दरबारी थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। तो ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं, उसका एक वीडियो बना दूंगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि करमबीर सिंह जी भारत के कौन से क्रम के नौसेना अध्यक्ष हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले ये तो क्लियर हो जाता है कि करमबीर सिंह जी हमारे अभी वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं। सो कौन से क्रम के नौसेना अध्यक्ष है? तो भारत के 24वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। तो ये इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है करमबीर सिंह जी। ये भारत के 24वें नंबर की चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। अब एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है कि ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो रिटायर्ड एडमिरल
GTS हाल भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। इसके अलावा बता दूं कि भारतीय नौसेना की शुरुआत 5 सितंबर 1612 में की गई थी। इसके अलावा बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि नौसेना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को हम लोग भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। नौसेना की बात आई है, फटाफट थल सेना को कवर कर लेते हैं। थल सेना के अध्यक्ष हमारे वर्तमान में कौन है? मनोज मुकुंद नरावने जी। ये भारत का 28वें नंबर की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ध्यान रखिए। इसके पहले बिपिन रावत जी थे, 27वें नंबर की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और बिपिन रावत जी को हाल में भारत का प्रथम CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वायुसेना अध्यक्ष के रूप में हमारे वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? श्री राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हमारे वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष है, और हर साल 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपके लिए एक टास्क रह गया, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कि हम लोग आर्मी डे के रूप में कब मनाते हैं, यानी थल सेना दिवस के रूप में कब मनाते हैं हर साल। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिए, पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का जो है पहला स्थान माना जाता है। इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो है निर्धारित की गई है। तो चलिए अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो सही उत्तर हो जाएगा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ना केवल भारत का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। पहले इसका नाम था मोंटेरा क्रिकेट स्टेडियम रखा गया था, बाद में इसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम कर दिया गया, और हाल ही में इसका नाम बदलकर श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। अच्छा, ये है कहाँ पे? ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, और हाल ही में इसमें टेस्ट मैच भी होने हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ध्यान रखिए। अब ये बात बार बार कही जा रही है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? तो इस स्टेडियम में लगभग 1,32,000 दर्शक एक साथ बैठ के किसी भी खेल का आनंद ले सकते हैं, और इसका उद्घाटन हाल ही में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया। और स्टेडियम को बनाया किसके द्वारा गया है? तो इसका बनाया गया है लार्सन एंड टर्बो के कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन में 3 नाम और है, बिरसा मुंडा, अटल बिहारी वाजपेयी और रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो क्लियर हो गया, यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम इनके नाम पे रखा गया। अब 3 नाम और क्लियर करते हैं। बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? ये उड़ीसा में बनाया जा रहा है, और इनका नाम रखा गया इस हॉकी स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम, ध्यान रखिए। ये कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, नाम रखा जा रहा है बिरसा मुंडा स्टेडियम। इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया, यानी इसका शिलान्यास किया गया हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी, हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग सुरंग है, इनका नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, ध्यान रखिए। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, इजराइल का जो तेल अवीव सड़क है, उनका नाम हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर स्ट्रीट रख दिया गया। और आपको बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम नोबेल प्राप्त विजेता थे, ध्यान रखिए। इनको इनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? तो सही उत्तर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। रेल बोर्ड के नए CEO और अध्यक्ष होंगे सुनीत शर्मा जी, ध्यान रखिए। 1 जनवरी 2021 को सुनीत शर्मा जी ने पदभार ग्रहण किया, और ये रेल बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। इसके पहले कौन थे? इसके पहले विनोद कुमार यादव जी जो थे, ये रेल बोर्ड के अध्यक्ष और CEO थे। उनका स्थान लेंगे कौन? सुनीत शर्मा जी उनका स्थान लेंगे। आपको बता दो कि इसके पहले सुनीत शर्मा जी जो है रेलवे के प्रबंधक यानी GM रह चुके हैं। बात करते हैं रेलवे की, तो हमारे रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? श्री पीयूष गोयल जी। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मिथाई थे। अब यहाँ पे ऑप्शन में 3 नाम और है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, विशाल शर्मार्की, गोपाल कृष्णन। कौन है ये तीनों? रिसेंटली बहुत चर्चे में रहे हैं, फटाफट बताइए मुझे। वेरी गुड दोस्तों, यशवर्धन कुमार सिन्हा हमारे मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। विशाल शर्मा ये यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। के गोपाल कृष्णन हाल ही में RBI ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है इन्हें। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है?
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। तो सही उत्तर है श्री निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी भारत के प्रथम पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री है और हाल ही में इन्होंने बजट भी पेश किया। इन्होंने कितने नंबर का बजट पेश किया और क्या क्या खास चीजें रही, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है। बजट को लेकर सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें इंक्लूडेड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या क्या खास चीजें रही 2021 के बजट में, क्या क्या रिकॉर्ड बने, इसके अलावा बजट से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी चीजों को इंक्लूड किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार देख लीजिए, अब कभी नहीं भूलिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर रहे थे निर्मला सीतारमण जी की। यह भारत की प्रथम पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री है। भारत की पहली वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, बट उनके पास और भी पोर्टफोलियोज थी। पूर्णकालीन पहली है वो निर्मला सीतारमण है। भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर.के. शंमुगम चेट्टी, ध्यान रखिए। दूसरे थे जॉन मिथाई। इंदिरा गांधी भारत के 7वें नंबर की वित्त मंत्री थी और भारत की पहली वित्त मंत्री थी। अरुण जेटली 20वें नंबर के वित्त मंत्री रहे। पीयूष गोयल 21वें नंबर के और 22वें नंबर की वित्त मंत्री रही श्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने हाल ही में बजट पेश किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निर्मला सीतारमण ने अब तक कितनी बार बजट पेश किया, तो कुल 3 बार इन्होंने बजट पेश किया। किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया? तो मोरारजी देसाई ने पेश किया। इसके अलावा वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री कौन है? इसके अलावा भारत में पहला बजट किसने पेश किया? इसके अलावा प्रश्न पूछा जा सकता है स्वतंत्र भारत के पहला बजट किसने पेश किया? इसके अलावा पूछा जा सकता है पहली बार इंटरिम शब्द का प्रयोग किसने किया? 2021 में क्या क्या खास चीजें रही, सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया है मैंने। आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैन बुकर पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था? ध्यान रखिए, 2018 का जो मैन बुकर पुरस्कार था वो अन्ना बर्न्स को दिया गया था, ध्यान रखिए। इसके अलावा बता दूं कि जो मैन बुकर पुरस्कार है वो लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अन्ना बर्न को इनकी किस कृति के लिए दिया गया? तो उनकी कृति मिल्क मैन के लिए अन्ना बर्न्स को 2018 में मेंस बुकर पुरस्कार दिया गया था। अब अन्ना बर्न्स कहाँ की है? ये यूके की है। मेंस बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि पहला मेन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पीएच न्यूबाई को दिया गया था। समथिंग टू आंसर फॉर के लिए दिया गया था। 2018 में अन्ना बर्न्स को दिया गया। 2017 में दिया गया था किसे? जॉर्ज सैंडर्स को, उनकी कृति लिंकन इन द बार्डो के लिए। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं मैन बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो 2020 दिया गया डगलस स्टुअर्ट को। किसे दिया गया? डगलस स्टुअर्ट को। उनकी कृति किसके लिए? उनकी कृति सर्जी ब्रेन के लिए दिया गया डगलस स्टुअर्ट को 2020 का मैन बुकर पुरस्कार। और आपको बता दूं कि यह हर साल प्रदान किया जाता है और साहित्य के क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसे दिया जाता है। तो ये तो हुई मैन बुकर पुरस्कार की बात। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए, मैन बुकर पुरस्कार और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आपको बता दूं 2020 का जो मैन बुकर पुरस्कार है वो तो मिला डगलस स्टुअर्ट को, बट अगर पूछा जाए 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया, तो 26 अगस्त 2020 को नीदरलैंड की लेखिका जो है मारिके लुकास को दिया गया। किसके लिए? 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे? मारिके लुकास को दिया गया। उसके किस कृति के लिए दिया गया? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मारिके लुकास को 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया। अब खास बात क्या रहा है इसमें? ये पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका रही है। ये सबसे कम उम्र की लेखिका रही है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाले। कौन? मारिके लुकास। अब आपके लिए आज का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में बना है? तो सही उत्तर है देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी हाल ही में केरल में बनाया गया। ध्यान रखिए, कहां पे? केरल में। ये देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी है। ये केरल के तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। इसके अलावा बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि गुजरात के वडोदरा में देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बनी है और देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां बनाई गई है? मणिपुर में बनाई गई है। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देश का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाया गया है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। अब आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे? मैंने थोड़ी देर पहले बताया। आई होप आप सब इसका उत्तर कर पाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? किसके राजकवि थे कालिदास? आपको ये बताना है। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि रोज आपके लिए इस तरह की सेशन लाए जिसमें कि इंपॉर्टेंट जीके जीएस के जो प्रश्न है वो मैं इंक्लूड करूं ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। और आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त शामिल हो। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आज का लाइक का टारगेट है 5000 लाइक्स का। अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं तो मैं जल्दी ही जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे के पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।